हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं सारी पीएसयूज़ की अपडेट लेकर के आऊँगा आपके लिए। इस वीक की जितनी भी पीएसयूज़ आई हैं, चाहे वो गेट के बेसिस पे हों, चाहे वो नॉन गेट हों, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम पे हों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हों या परमानेंट जॉब हो, एक्सपीरियंस वालों को हायर कर रहे हों या फ्रेशर्स को ले रहे हो। तो सारी पीएसयूज़ हम लोग यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस वीक में सारी पीएसयूज़ आई कौन-कौन सी हैं। उसके बाद हम लोग वन बाय वन सारी पीएसयूज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो पहली जो पीएसयू हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका नाम है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। इसमें निकाली है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी जो पोस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है आईआरईएल लिमिटेड, ठीक है? इसकी बात हम लोग करेंगे। तीसरी बात हम लोग करेंगे एसपीएमसीआईएल। इन्होंने भी एक असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली है। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकाली, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो जो पहली वैकेंसी है वो है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर में आती है और 24,000 करोड़ की लागत से बना हुआ ये कंपनी है इनकी। और इनके जो प्लांट्स हैं वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कंपनी जो है वो लिस्टेड है बीएसई में, एनएसई में और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में। आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हो। तो पोस्ट, डिसिप्लिन, वैकेंसी, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जो पोस्ट है आप लोगों के लिए वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी आप लोगों के लिए 4 है, ठीक है? अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या-क्या रखी है इन्होंने। तो डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री है इंजीनियरिंग की, या कंप्यूटर साइंस में है, या अगर आपका इंफॉर्मेशन साइंस में भी है, या अगर आपने एमसीए किया हुआ है, अगर आपने बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, सीएस, आईटी किया हुआ है, अगर आपने पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर मैनेजमेंट या सिस्टम मैनेजमेंट में किया हुआ है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। अगर ये सारी डिग्री में से कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं अभी। तो ये सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन अबव ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज और डिप्लोमा कोर्स शैल बी 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बेटा तो आपको 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज या डिप्लोमा में होने चाहिए, ठीक है? अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यू के डी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है लाना, ठीक है? अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 45% मार्क्स से भी काम चल जाएगा, ठीक है? अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं एंड ओबीसी हैं तो 55% मार्क्स आपको लेकर के आना है। 45 कब लाना है? जब आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी हो और आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो, ठीक है? अगर फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर देना। बशर्ते कंडीशन बस एक है, दे शुड हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम before GD and interview Final and pass produce certificate of prescribed qualification at the time of GD and interview, otherwise candidate will not be considered। इसका मतलब ये है कि जीडी और इंटरव्यू के टाइम पर आपको अपनी पासिंग डिग्री दिखानी होगी। आप अभी अप्लाई कर दो, आप इनके जो भी एग्जाम वगैरह लेने वाले हैं उसमें बैठ सकते हो, लेकिन जीडी और इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है? इतनी चीजें इजी इजी वे में समझो। मैक्सिमम एज क्या है? अपर एज लिमिट जो है वो 27 है, ठीक है? और बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से एससी एसटी जो के भी लिए है 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट अगर मैं देखूं रिजर्वेशन वाइज तो कितना है? एक सीट जो है वो एसटी के लिए है, एक सीट ओबीसी एनसीएल के लिए है और 2 सीट जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा, आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे मिलने वाला है? पैसे की बात अगर हम करें तो 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, उस टाइम पे आपको बेसिक पे आपका रहेगा
50,000 प्लस आपको डीए भी मिलेगा। ठीक है, जो भी कंपनी का रूल है उसके हिसाब से आपको 50,000 सैलरी प्लस आपको डीए दिया जाएगा। और जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उस टाइम पे आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक का आपका स्केल पे होने वाला है, और जिसमें इनिशियल बेसिक पे जो होगा वो आपका 60,000 होगा पर मंथ। ठीक है, तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। सो ये पीएसयू आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है अगर आप सीएससी या आईटी ग्रेजुएट हो तो। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ये वेबसाइट की लिंक है, यहाँ पर जाकर के आपको अप्लाई कर देना है। और ये जो मैंने मार्क कर रखा है रेड कलर से, वो क्या है? लास्ट डेट है 22 तारीख, 22 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना, और 11 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, 11:45 रात तक। तो जल्दी से आपको इस फॉर्म को भरना है, बिल्कुल लेट नहीं करना है। ठीक है, हाँ, 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस है, टू बी पेड बाई ऑल द कैंडिडेट्स एट एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है, और ये आपको 500 रुपये देने ही देने हैं। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आर exempted फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस एंड प्रूफ ऑफ एग्जम्पशन इज टू बी अटैच्ड एज द क्लास इन एब्सेंस ऑफ द सर्टिफिकेट डिटेल। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप ये फॉर्म की फीस देंगे, अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो आपको आपकी फीस वापस मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको उसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, सेलेक्ट कैसे होंगे भैया? सैलरी बहुत अच्छी है, वैकेंसी भी है, तो हम लोग सेलेक्ट कैसे होंगे? तो मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं एक बार। मोड ऑफ सिलेक्शन 3 तरीके से इन्होंने लिख रखा है। सीबीटी एग्जाम होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, और एक इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, 70% जो आपका वेटेज है वो सीबीटी का है, 15% वेटेज जो है वो आपका ग्रुप डिस्कशन का है, इंटरव्यू का आपका 15% है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन सीबीटी is to be considered for GD and interview will be 40 मार्क्स। मतलब आप अगर सीबीटी एग्जाम में 40 मार्क्स लेकर के आते हैं, अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ही आप जीडी और इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। और अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो आपको 45 मार्क्स लेकर के आना है, और 50 मार्क्स लेकर के आना है ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी है अगर आप तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है 40, 45 और 50 रिस्पेक्टिवली, SC ST PWD ST OBC NCL एंड UR EWS। ठीक है, अगर आपको जीडी और इंटरव्यू में क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1:3 के रेशियो में ये लोग बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इस टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। प्लेसमेंट जो आपका होने वाला है वो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, वही जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जहाँ इनका प्लांट है। ठीक है, छत्तीसगढ़, वहां पे आप लोगों को पहली पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका नहीं है उस टाइम पे ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको रोक दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप अपना ट्रेवलिंग अलाउंसेस या आपका जो एप्लीकेशन फीस है, अगर आपको उसको रिफंड करवाना है, तो आपको उसका प्रूफ रखना पड़ेगा कि हाँ मैंने पेमेंट किया है, इस टाइम पे आपको यहाँ पर दिखाना होगा, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम का जो फॉर्म है, वो अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको क्लेम करेंगे तो आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। आप आने जाने का पूरा पैसा, सीबीटी एग्जाम जहाँ भी होगा, इनका जो एग्जाम सिटी होगा, वहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो जो भी पैसा आपका लगेगा वो क्लेम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। तो ये फॉर्म जो दिया गया है वो SC ST के लिए दिया गया है। ये अपने इनका जो मॉड्यूल है फॉर्म का, परफॉर्मा है, वो इसको भर करके पूरा आपको देना पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपने ओबीसी अगर आप ओबीसी हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाने के लिए, अलॉन्ग विद योर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर भी जाना है, और ये फॉर्म आपको फिल भी करना है। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, आपका ओरिजिनल फॉर्म होगा भी, और ये भी फॉर्म आपको लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एनएमडीसी की। अब चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ और डिस्कस करते हैं आईआर। अभी हम लोग आ गए हैं आईआरईएल की तरफ। आईआरईएल क्या है? एज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आती है, और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में ही है। ठीक है, इनके बहुत सारे जो माइनिंग प्लांट्स केरला में है, तमिलनाडु में है और उड़ीसा में है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आईटी के लिए कौन सी वैकेंसी निकाली है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लास्ट डेट और एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ वो चीज़। तो ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितना है? 20/7/2026। इसका मतलब क्या है? 20 जुलाई से इन्होंने फॉर्म स्टार्ट कर दिया, 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एनडीएमसी की कितनी थी? आई गेस 11 थी। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग, मैंने बता दिया उसमें। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहले वैकेंसी कौन कौन सी निकाली है इन्होंने। तो इनका जो लेवल है E6 लेवल की वैकेंसी है, E3 लेवल की वैकेंसी है और E2 लेवल की वैकेंसी है। तीनों पोस्ट इन्होंने आईटी में निकाली है। पोस्ट का नाम जो है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली हुई है। तीनों के लिए बीई बीटेक है। अगर आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी या जो भी आगे लिखा होगा इन्होंने उसमें करा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, क्वालिफिकेशंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द ईयर्स में आपको 16 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस आईटी में या इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री ले रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। पहले ही बता दिया मैंने कि 16 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ पे लगेगा? सिस्टम मैनेजमेंट में अगर आपने कर रखा है, एंड ईआरपी मेंटेनेंस में कर रखा है, नेटवर्क एडमिन अगर आप कहीं पे किसी भी कंपनी में 16 साल तक अगर आपने काम कर रखा है, एक्सपीरियंस है आपको, मेंटेनेंस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, ये सारी चीज़ें अगर आपने कर रखी हैं तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल से एलिजिबल हो। आपका जो सैलरी पैकेज होने वाला है वो होने वाला E6 ग्रेड पे 90,000 से लेकर के आप लोग को 2,40,000 तक आपका सैलरी पैकेज होने वाला है। सीटीसी आपका 30 लाख का बनेगा। उन्होंने मैक्सिमम एज रखी है, वो रखी है 46 ईयर की। ठीक है, सो ये चीज आप लोग को देखना है। नेक्स्ट जो वैकेंसी थी जो मैंने बात की थी वो बात की थी मैनेजर आईटी के बारे में। 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक आपका सैलरी स्केल होने वाला है। 20 लाख का आपका पैकेज होने वाला है। मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होने वाली है। ठीक है, 8 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है सिस्टम मैनेजमेंट या इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ईआरपी, नेटवर्क एडमिन एंड मेंटेनेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, इसमें एक वैकेंसी है। नेक्स्ट डिप्यूटी मैनेजर 50,000 से लेकर के 1,60,000 आपका पे स्केल होने वाला है। 16.69 लाख का आपका पैकेज होने वाला है। 32 साल आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, सिस्टम मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ईआरपी एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, एंड 3 वैकेंसीज में दिया गया है आप लोगों के लिए। तो जो एक्सपीरियंस है वो तीनों में सेम मांगा गया है ना। यही यही सारी चीज़ें हैं, सिस्टम मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी, नेटवर्क एडमिन अगर आप कहीं पर रह चुके हैं, या मेंटेनेंस इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट, तो ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप, और साथ साथ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप लोग समझते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला। तो मैं इसके लिए आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपनी व्हाइट स्क्रीन पे और वहां पर आपको सारी चीजें अच्छे से अब हम लोग देखने वाले हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है आईआरएल में। तो सबसे पहले ना आपको आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप वो फिल करेंगे तो वहाँ पर सब आपको सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। लाइक आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कितना है, लास्ट 3 मंथ का जो आपका पे स्केल है वो कितना था, फॉर्म 16, आईटीआर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन आपको अगर चाहिए तो आपका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। तो एक बार अगर आपने ये वाला फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको आपको फिल करना है। ठीक है, दूसरी प्रोसेस जो है वो है आप इसी के बेस पे शॉर्ट लिस्ट होने वाले हो। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के बेसिस पे ही आप लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए। तो शॉर्ट लिस्ट कैसे चेक करेगा, ये कहाँ यहाँ पे कैसे छांट देगा आप लोगों को? अगर आप अगर आप बीई या बीटेक नहीं है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री नहीं है सीएस और आईटी से रिलेटेड तो आपको यहाँ पर कट कर देगा। ठीक है, अगर आपके मार्क्स जो है वो 60% से नीचे हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छांट देगा। अगर आपका
55% से कम है SC ST या SC ST कैटेगरी में, तो भी आप लोगों को यहाँ पर छांट देगा। ठीक है, दूसरी जो शॉर्ट लिस्टिंग करेगा वो चेक करेगा, दूसरी जो शॉर्ट लिस्टिंग करेगा ये, दूसरी शॉर्ट लिस्टिंग जो करेगा वो करेगा एक्सपीरियंस आपका चेक करेगा, एक्सपीरियंस चेक करेगा। एक्सपीरियंस कैसे चेक करेगा? तो मैंने बोला ना कि डिप्यूटी मैनेजर के लिए कितना चाहिए एक्सपीरियंस, बताओ। डिप्यूटी डिप्यूटी मैनेजर के लिए, डिप्यूटी मैनेजर के लिए मैंने बोला था ना E2 ग्रेड पे, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, राइट। 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मैनेजर के लिए। मैनेजर के लिए E3 ग्रेड थी, राइट। E3 ग्रेड पे 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। और डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए, जनरल मैनेजर के लिए E6 ग्रेड थी और 16 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। तो वो एक्सपीरियंस ईयर काउंट करेगा। कैसे काउंट करेगा? आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप वहां पर लगाओगे और ये देखेगा कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो किन कामों में है। जो ये मांग रहे हैं उन्हीं कामों में एक्सपीरियंस है, या आप दूसरे काम यहाँ पर दिखा के एक्सपीरियंस और घुसना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको छांट देगा। आपको सिस्टम जो भी इन्होंने बोला है, सिस्टम मैनेजमेंट या ERP इम्प्लीमेंटेशन, या अगर आप कहीं पे नेटवर्क एडमिन रह चुके हैं, IT सिक्योरिटी अगर आपने वहां पर देखा हुआ है, या आप DB एडमिन रह चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज आपको हटा दिया जाएगा। मान लो अगर आपको 16 साल का एक्सपीरियंस है बट आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो क्या आपको लेगा? नहीं लेगा भैया, नहीं लेगा। रीजन, जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं वो नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तीसरी बात, जो शॉर्ट लिस्टिंग लगेगी वो लगेगी, तीसरी जो शॉर्ट लिस्टिंग लगेगी वो लगेगी एज को लेकर के। एज बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो डिप्यूटी मैनेजर के लिए मैंने बोला था एज 32, मैनेजर के लिए जो मैक्सिमम एज है 35। अगर एज रिलैक्सेशन है तो देख लेना अपने हिसाब से, +3 +5 कर लेना। और डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 46 है, DGM डिप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 46 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। ठीक है, बोनस पॉइंट यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन कर रखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इन्होंने एक बोनस पॉइंट मेंशन कर रखा है कि अगर आपने माइनिंग माइनिंग सेक्टर में अगर आपने काम किया है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, या अगर आपने मेटलर्जिकल सेक्टर में काम किया हुआ है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, या अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग या आपने प्रोडक्शन फील्ड में काम किया हुआ है तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, या पावर सेक्टर में अगर आपने काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो 16 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने ERP में काम किया हुआ है, इंफ्रा देखा हुआ है, नेटवर्क देखा हुआ है, DB देखा हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, IRL आपको निकाल सकता है कब? IRL आपको यहाँ पे छाट सकता है कब? जब आपके द्वारा दिया हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फेक हो, या कोई भी फॉल्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, या फॉल्स एज क्लेम कर रहे हो आप, तो यहाँ पर आप लोगों को निकाल देगा। आपकी डिग्री जेन्युइन होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जेन्युइन होना चाहिए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड नहीं करना है। पनिशमेंट क्या होगी? आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आप इंटरव्यू तक जा ही नहीं पाओगे कभी। ठीक है, तो जब आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, इतना चेकिंग के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको ईमेल वगैरह से जानकारी दी जाएगी, या SMS के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी कि आप भैया हो गए हैं शॉर्टलिस्ट। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आप हो गए शॉर्टलिस्ट। अब आपको आएगा इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर। ठीक है, उसमें आपका क्या लिखा रहेगा? इंटरव्यू डेट लिखा रहेगा, इंटरव्यू टाइम लिखा रहेगा, इंटरव्यू वेन्यू लिखा रहेगा, तो वहां पर आपको जाना है। ठीक है, अब इंटरव्यू के टाइम पे आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेकर के जाने हैं वो चीज भी यहाँ पर देखो। आपको आपका एडमिशन कार्ड लेकर के जाना है, आपको ओरिजिनल डिग्री, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग बट मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए, सर्टिफिकेट्स लेकर के जाना है। आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। आपको आपकी पे स्लिप लेकर जानी है, पे स्लिप, लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप लेकर के जानी है। आधार लेकर के जाना है, पैन कार्ड लेकर के जाना है, पासपोर्ट अगर आपके पास है, अगर लगता है तो ले जाना है, इफ पॉसिबल और अवेलेबल है तो लेके चले जाइएगा। और फोटो,
फोटो अपनी जरूर लेकर के जाइएगा, कम से कम 6 से 10 तो रखना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कब लेकर के जानी है, जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो। और एडमिशन कार्ड क्या है, एडमिशन इंटरव्यू कार्ड कॉल है आपको आया हुआ है वो चीज है ये। ठीक है, सारी डिग्री सारी सर्टिफिकेट सब कुछ लेकर के आपको जाना है। एडमिशन कार्ड का मतलब है कि आपको इंटरव्यू कॉल आया, इस चीज का प्रूफ है। ठीक है। ठीक है। आप यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि इंटरव्यू या तो ये ले सकता है या तो कोई असेसमेंट ऑर्गेनाइज करवा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांस होता है वो होता है इंटरव्यू का। ठीक है, 3 से 4 सीनियर मैनेजर्स बैठेंगे वहां पर और आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। 20 से 40 मिनट के आसपास का आपका इंटरव्यू होने वाला है। लोकेशन उड़ीसा में ही होगा। अगर होता है तो कम चांस है इस चीज का कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपका उड़ीसा में इंटरव्यू होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, वो सारी चीजें मैं अलग से बता दूंगा। यहाँ पर बस हम लोग जॉब नोटिफिकेशन कवर करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें पूछ सकता है, लाइक मैं अगर बात करूं, जनरली बात करूं तो पूछ लेगा कोई लिनक्स में या विंडोज में कोई कमांड चला के बताओ, या आईएलएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या लीडरशिप स्टाइल आपकी क्या होने वाली है, सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन करा है कि नहीं करा है आपने, या आपने ईआरपी में क्या क्या मॉड्यूल्स देखे हैं, ईआरपी में क्या चीज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नेटवर्क एडमिन है तो आपसे बेसिक चीजें पूछ सकता है, लाइक स्विच क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं, और उसके कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं, L3 स्विच का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, L2 स्विच का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, वीलैन कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर रखी जाएगी आप लोगों के लिए। असेसमेंट ठीक मैंने है। बोला ना, असेसमेंट के लिए ये क्या रख सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट रख सकता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी चेक की जा सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज चेक की जा सकती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके एक टॉपिक होता है वो चेक किया जा सकता है, और थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी देखी जा सकती है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्लली इंटरव्यू लेने वाले हैं, उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज होने वाला है। तो ग्रुप एक्सरसाइज क्या होगा, 10 से 12 लोग को एक टॉपिक पे बिठा देगा डिस्कस करने के लिए, और वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक हो जाएगी, ग्रुप में काम करने की एबिलिटी चेक हो जाएगी, लीडरशिप स्किल टेस्ट हो जाएगा आपका, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आपका चेक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अ, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा टेक्निकल से हटके है। ये सारी चीजें आपके बिहेवियर को चेक करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, रिटन टेस्ट भी अगर ऑर्गेनाइज करवाना होगा तो करवा सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड करके लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो जरूरत पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये करने वाले हैं रिटन टेस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ 16 ईयर्स। तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो अभी हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला था ना, 3 मंथ्स का आपका पे स्लिप लगने वाला है, तो सारी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम में वैसे। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना अपने हिसाब से कि आप लोगों को क्या क्या चीजें लेकर के जानी ही जानी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ईमेल और एसएमएस के थ्रू आप लोगों को बता दिया जाएगा, अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो, स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट डेट और ये सारी डेट में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले से ही। ठीक है, बाकी ऐसा सच कुछ इसमें दिया नहीं हुआ। हाँ, ये फॉर्म की फीस दी हुई है 590 फॉर जनरल कैटेगरी, प्रोसेसिंग फीस 354, तो टोटल फीस आपकी 99944 पड़ेगी। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप इधर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST PWD EMS या वुमेन या इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपका 354 रुपीज पड़ने वाला है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को इस वैकेंसी में डिस्कस करने वाला था, वो ये सैलरी स्ट्रक्चर का था कि आपकी प्रीवियस सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट या किसी पीएसयू से आते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, या आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी इससे पहले बट आपको एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का, 16 साल का एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस, जो भी इन्होंने दे रखा है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब करके आ रहे हैं तो आपका पे स्केल क्या होना चाहिए इससे पहले, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो अगर आप गवर्नमेंट या पीएसयू से आ रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी शर्त क्या है कि आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस अपने एक नीचे वाले ग्रेड में होना चाहिए। ठीक है, मान लो मैं लिख के समझाता हूँ, आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो,
ठीक है, मैनेजर पोस्ट का ग्रेड क्या था? E3 ग्रेड था, राइट? तो अगर आप E3 ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपसे लोअर ग्रेड पे, मतलब डिप्यूटी मैनेजर जो कि E2 ग्रेड होती है, इस पोस्ट पर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इस पोस्ट पे आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं? डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा लेटेस्ट पे स्लिप, ये आपका झूठ पकड़ लेगी अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो। प्लस आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कि कंपनी बना के देगी। ठीक है, तो ये चीज अगर आप गवर्नमेंट या पीएसयू से आने वाले हैं तो ये होगा। अच्छा, अगर आप सेम या हायर ग्रेड में हैं तो अगर आप पहले से ही सेम ग्रेड में, फॉर एग्जांपल अगर आप E3 ग्रेड में पहले से ही हैं, ठीक है, तो आप पर ये 2 साल वाला एक्सपीरियंस का जो इन्होंने वो लिमिटेशन लगा रखी है वो आपके लिए वैलिड नहीं। मतलब अगर आप सेम ग्रेड में है या हायर ग्रेड में और आप E3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, या अगर आप मैनेजर हो कहीं पे और यहाँ पर भी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 2 साल वाला बॉन्डेज आपको नहीं देखना है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से आते हो, थर्ड बात, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से आते हो तो गवर्नमेंट पे स्केल तो होती नहीं है, इसलिए इनका क्या देखा जाता है? सीटीसी। कौन सी सीटीसी? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी इनकी देखी जाएगी, और ग्रॉस सैलरी E7 ग्रेड के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो 70% ऑफ ऑफर्ड सीटीसी आपकी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, E6 E5 के लिए 60% ऑफ ऑफर्ड सीटीसी होना चाहिए। E3 E2 के लिए 50% ऑफ ऑफर्ड सीटीसी होना चाहिए। ऑफर्ड सीटीसी होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर अगर E3 ग्रेड जो कि मैनेजर लेवल है, अगर E3 ग्रेड का सीटीसी है 20 लाख, 20 लैक्स, ठीक है, तो आपको मिनिमम आपका इससे पहले कंपनी में जो सीटीसी है वो कितना होना चाहिए? 20 लाख का 50%, मतलब 10 लाख आपका ग्रॉस सैलरी होना चाहिए अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर से इधर आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सारी ग्रेड हमने यहाँ पर लिख दी है कि E7 ग्रेड में है तो आपका 70% ऑफ ऑफर्ड सीटीसी जो कि यहाँ दिया जा रहा है उसका 70% आपका सैलरी होना चाहिए। आप किसी अगर सेक्टर से आ रहे हो तो, जैसे आप किसी कंपनी में अगर मैनेजर हैं और यहाँ मैनेजर पोस्ट की जो सैलरी है सीटीसी है वो 20 लाख है, तो आपको आपकी पिछली कंपनी में इसका 50% ऑफर्ड होना चाहिए। मतलब आप 10 लाख क्रॉस सैलरी पे काम कर रहे हो तो ही आप इधर आ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म वाले हैं तो जो कंसोलिडेटेड पे पे आप काम कर रहे हो वो प्राइवेट सेक्टर की तरह ट्रीट होने वाले हैं। मतलब यही रूल आपके पास भी लगने वाला है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर वही चीज मेंशन है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड ऑलरेडी। ये है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए और ये है आपके गवर्नमेंट और पीएसयूज के लिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इमीडिएट लोअर पे और इक्विवेलेंट, अगर आप इक्विवेलेंट है तो आपके लिए वो 2 साल वाला जो बॉन्डेज मैंने बताया था वो आपको नहीं दिखाने की जरूरत है। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं रिगार्डिंग आईआरईएल। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि कंप्लीटली ऑन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और देखते हैं हम लोग यहाँ पर इन्होंने कौन सी वैकेंसी निकाली है। पहले इनका काम देख लेते हैं। The objective and the business of the company is designing and manufacturing of security papers, printing currency and banknotes, passports, non-judicial stamp papers, postage stamps, minting of the coins। ठीक है, ये सारी चीजें ये लोग करते हैं। तो इन्होंने जो पोस्ट निकाली वो निकाली है डिप्यूटी मैनेजर आईटी के लिए एप्लीकेशन डेवलपर की। E2 ग्रेड होने वाली है, बेसिक पे आपका 50,000 होने वाला, तो आपका पूरा पे स्केल बन रहा है 50,000 से लेकर के 1,60,000। एक वैकेंसी निकाली इन्होंने और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स तक रखी है। ठीक है, दूसरी वैकेंसी जो निकाली है वो निकाली है असिस्टेंट मैनेजर आईटी E1 ग्रेड पे, 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक आपका पे स्केल है। और ये टोटल वैकेंसी है 4, इसमें से 3 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए, एक वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए और मैक्सिमम एज 30 रखी है। ठीक है,
चलो क्वालिफिकेशंस अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट। जो डिप्यूटी मैनेजर है E2 ग्रेड के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन डेवलपर की जो पोस्ट निकाली है, उन्होंने उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, तो बी टेक अगर आपने करा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस में, आईटी में अगर आपने करा हुआ है, या अगर आपने इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में करा हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और इस पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए in the relevant functional area as an officer or executive in PSU या गवर्नमेंट या reputed प्राइवेट कंपनी हैविंग द टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 करोड़। तो अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर से इधर आते हो तो 50 करोड़ से ऊपर का उसका टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है आप लोगों से। इन द रेलिवेंट फील्ड एट मेंशन्ड बिलो, C#, जावा या जावा स्क्रिप्ट या ASP.NET या PHP में अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 साल का, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है। दूसरी जो पोस्ट थी वो थी असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड के लिए। तो अगर आप फुल टाइम MCA स्टूडेंट हैं या अगर आपने बीटेक करा हुआ है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। कोई भी एक्सपीरियंस का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। सो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। 24 अगस्त लास्ट डेट होने वाली है, तो फटाफट इस फॉर्म को आप लोगों को फिल कर देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, 75% आपका वेटेज होगा ऑनलाइन टेस्ट का और 25% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू का। तो यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है इन्होंने सिलेबस। तो प्रोफेशनल नॉलेज आपका चेक होगा, 60 क्वेश्चन होंगे 90 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज होगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर मिलने वाला है और 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। इंटरव्यू के लिए 1:4 रेशियो में लोग कॉल करने वाले हैं। ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, जनरल कैटेगरी के लिए 55%, ओबीसी के लिए 50 और SC ST के लिए 45% मार्क्स होने वाले। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? यस सर, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्क्स कटेगा अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे सेंटर्स दिए हुए हैं, हाईलाइट करके रखा हुआ है। दिल्ली NCR, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, यहाँ पर आपका टेस्ट सेंटर ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके जाना है और SPMCIL, और यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई कर देना है ऑनलाइन। पहले तो आप जानेंगे SPMCIL वाली वेबसाइट पे, फिर आप उसका कैरियर सेक्शन ओपन करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और इस एडवर्टाइजमेंट पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर देना। हो गई आपकी SPMCIL वैकेंसी के बारे में। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ भी फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रही है या कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमको DM कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम ID है squirrel.live। आप वहाँ पर जा करके हमको क्वेरी पूछ सकते हो या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। मैं सारे लिंक ना एक काम करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा करके वहाँ पर चेकआउट कर लेना एक बार। और अगर कोई भी क्वेरी होगी तो हमको वहाँ पर आप लोग बता देना कि भैया ये वाली क्वेरी है हमको। ठीक है। रिजल्ट की तो आज इफ्को का रिजल्ट आया है। इफ्को GET का जो ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था उसका रिजल्ट आया है, और ऑनलाइन असेसमेंट का रिजल्ट। और जो इसका CBT एग्जाम होने वाला है वो 2 अगस्त को रखा गया। तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जो भी बच्चों ने पास किया हुआ एग्जाम, उनको मेल के थ्रू इन्फॉर्म किया गया है कि आप सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट होते हो। सो इस वीक की सारी PSU डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हम लोग नेक्स्ट वीक में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप PSU के लिए बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, सो ये जो प्लेलिस्ट है आपको एक्सेस करके रखनी है, आपको चैनल पे आना है। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई फैमिली मेंबर है जो कि PSU की तरफ देख रहा है, उससे नोटिफिकेशन मिस हो जाती है जिसकी वजह से 1 साल तक का इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर देना। उसको बता देना कि वीकली PSU अपडेट्स आती है हर वीक का। सारी PSU हम लोग एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो सारी चीज़ें उसकी कवर हो जाएगी। और साथ-साथ अगर आप हमको इंस्टेंट नोटिफिकेशन अगर आपको जानना है कोई भी PSU से रिगार्डिंग, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं squirrel.live, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, फॉलो कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी क्वेरी आती है तो टेलीग्राम में पूछ लेना आकर के हमसे, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आके खुद से उसका रिप्लाई कर दूंगा।
Thank you so much. Stay connected, subscribe us, and all the best, everyone. Thank you so much.